हाँ भाई, तो कल क्या हो गया था अपना, फोर्सेज की बातें चल रही थी। कौन कौन से फोर्सेज हो गए थे? कॉन्टैक्ट फोर्सेज की अपन बातें कर रहे थे। इसको रख देना बेटा इधर साइड में। कॉन्टैक्ट फोर्सेज की बातें कर रहे थे अपन। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या क्या? mg की बातें हो गई थी, टेंशन की बातें हो गई थी, और नॉर्मल की बातें हो गई थी, और हैं प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर की बात हो गई थी। अगला फोर्स लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। 4 हो गए थे ना। 5वां स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कभी भी आएगी तो वो फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग जुड़ी होगी तो। स्प्रिंग फोर्स कैसा हो सकता है नेचर वाइज? 3 चीज़ों पे ध्यान देना है ना फोर्स में, नेचर, टाइप और मैग्नीट्यूड। तो टाइप कैसा होगा, किस टाइप का होगा? पुलिंग या पुशिंग? हैं? अरे स्प्रिंग पुल करती है कि पुश करती है? अबे दोनों करती है। पीछे वाले फोर्सेज में एक एक बातें थी। टेंशन क्या था? पुलिंग था। नॉर्मल क्या था? पुशिंग टाइप का था। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है? स्प्रिंग पुल भी करती है और स्प्रिंग क्या करती है? पुश भी करती है। दोनों टाइप हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए, इट कैन अप्लाई पुशिंग एज वेल एज पुलिंग। इट कैन अप्लाई पुशिंग एज वेल एज पुलिंग। और लिख दीजिए कि जब भी कोई दो चीज़ों के इंटरेक्शन में, जब भी कोई दो चीज़ों के इंटरेक्शन में, जब भी कोई दो चीज़ों के इंटरेक्शन में एक स्प्रिंग होगी, एक स्प्रिंग होगी, मतलब कम से कम एक स्प्रिंग चाहिए, तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। जैसे रस्सी होती है तो क्या कहलाता है? टेंशन कहलाता है ना, कम से कम एक रस्सी होती है तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। अब इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं स्प्रिंग फोर्स को। सबसे पहली बात, स्प्रिंग मार्केट से जब खरीद के लाते हैं तो कैसी आती है? कैसी आती है? स्प्रिंग कम्स विद नेचुरल लेंथ। लिख दीजिए पहला पॉइंट, स्प्रिंग कम्स विद नेचुरल लेंथ। अभी लाए हैं मार्केट से खरीद करके, खींचा खाची नहीं की हुई है उसको बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो कैसी आती है स्प्रिंग? नेचुरल लेंथ के साथ में आती है। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। बिना दबाए दबुए, बिना खींचा खाची किए, ये है इसकी लेंथ L, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, आवर स्प्रिंग विल बी मासलेस। हमारी स्प्रिंग कैसी रहेगी भाई? मासलेस लेके चलेंगे हम। आगे मास वास की बाद में देखेंगे जब बड़े हो जाएंगे तब। अभी हम किसके मान के चल रहे हैं? मासलेस लेके चल रहे हैं स्प्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स ओनली इफ, स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स only if some other force, if some other force changes its length। सारे पॉइंट्स ध्यान से समझने हैं जितने लिखवा रहा हूं। changes its length। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if length of spring is increased, if length of spring is increased, spring force will be pulling, spring force will be pulling। ये स्प्रिंग है, अभी नेचुरल लेंथ में रखी है यहाँ। अब क्या कर दिया गया? इसको खींच दिया गया, स्प्रिंग खींच गई है। वही ब्लॉक यहाँ रखे हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो किस तरह की नेचर हो जाएगी फोर्स की? स्प्रिंग फोर्स की नेचर
अरे स्प्रिंग जब खींच के रख दिया हमने, यहाँ से ये इधर खींच के ऐसे रख दिया, अब स्प्रिंग फोर्स कैसा है? पुलिंग टाइप का है। किस पर लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। अरे स्प्रिंग फोर्स किस पे लग रहा है? हैं? किधर लग रहा है? चलो ये बताओ, किधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? हाँ क्या? जब तक ये ना बोले कि किस पर, तब तक जवाब नहीं देना है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो ब्लॉक भी लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स दीवार भी लगा रही है, ये वाले स्प्रिंग भी लगा रही है। मैं कहूँ स्प्रिंग दीवार पे किधर लगा रही है तो बताओ? राइट साइड में। स्प्रिंग पे दीवार किधर लगा रही है? लेफ्ट साइड में। स्प्रिंग को दीवार खींच रही है उधर, नहीं तो स्प्रिंग चली जाती इधर। कौन रोके हुए है? स्प्रिंग तो जाना चाह रही है ना इधर खींच के, तो दीवार रोक रही है। तो स्प्रिंग पर दीवार लगा रही है उधर लेफ्ट में, दीवार पर स्प्रिंग लगा रही है किधर? राइट में। ब्लॉक पे क्या लगा रहा है? स्प्रिंग किधर लगा रही है? लेफ्ट में स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। स्प्रिंग पर ब्लॉक किधर लगा रहा है? राइट में। कोई चीज़ है तो इसको रोके हुए पकड़े हुए है, नहीं तो ये भाग जाता उधर। अरे समझे क्या? तो ब्लॉक स्प्रिंग को खींचे हुए है। तो एक चीज़ स्प्रिंग होनी होती है, दूसरी चीज़ कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। ये है। कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? कितना होगा? अरे कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? मान लिया कि एक्स खींच दिया इसको, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? यहां से एक्स खींच दिया तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। F इक्वल्स टू के एक्स। के क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। डायरेक्शन आपने देख ही ली है, पुलिंग है तो पुलिंग है, पुशिंग है तो पुशिंग है। कैसे? जैसे ये आ जाए, अब यही स्प्रिंग है, ये अभी नेचुरल लेंथ में है, और इसको क्या कर दिया गया? इस बार कंप्रेस कर दिया किसी ने, ऐसे ऐसे करके दबा दिया इस ब्लॉक को ला करके यहाँ। कितना दबा दिया? एक्स दबा दिया यहाँ से, एक्स। तो कितना लगेगा स्प्रिंग फोर्स? F इक्वल्स टू के एक्स। किधर लगेगा? अरे किधर लगेगा? लेफ्ट या राइट? अब झापड़ मार दूंगा बकवास करोगे तो। 2 दिन से कह रहा हूं, जब तक ये नहीं बताए कि किस पे लग रहा है तब तक क्या नहीं बताना? डायरेक्शन नहीं बताना। क्या लेफ्ट लग रहा है, राइट लग रहा है, बताने लग गए। अबे किधर लग रहा है तो आप पूछोगे सर किस पर? जब तक ये नहीं बताए तब तक नहीं जवाब देना है आपको। दीवार पे किधर लग रहा है? लेफ्ट या राइट बोलो। अब दीवार पे पुलिंग है कि पुशिंग? पहले ये बताओ। पुशिंग है, कंप्रेस्ड है। अब बताओ, लेफ्ट हो गया ना। दीवार पे स्प्रिंग पे किधर लगा रही है दीवार? राइट में, इधर लगा रही है। ब्लॉक पे किधर लगा रही है स्प्रिंग? राइट में। ब्लॉक स्प्रिंग पे किधर लगा रहा है? लेफ्ट में। दिमाग को खोलिए, दिमाग को नहीं खोलोगे तब तक सवाल नहीं लगेंगे, ठीक है ना। कि किधर लग रहा है इसके लिए पूछोगे किस पे सर लग रहा है? के एक्स। ये बताओ ब्लॉक स्प्रिंग पे कितना लगा रहा है? के एक्स। स्प्रिंग ब्लॉक पे कितना लगा रही है? के एक्स। दीवार स्प्रिंग पे कितना लगा रही है? के एक्स से कंप्रेस कर रही है। स्प्रिंग दीवार को किससे कर रही है? के एक्स से कंप्रेस कर रही है। समझ गए बात को? इक्वल और अपोजिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सब लगा रहे हैं एक दूसरे पे स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ 2 springs आर कनेक्टेड इन सीरीज, if 2 springs are connected in series, then spring force will be same everywhere. स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम एवरीवेयर। 2 स्प्रिंग हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, एक ये स्प्रिंग दे दी और एक इसी से और जुड़ी हुई है। इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K2। तो बताओ पूरी स्प्रिंग में, दोनों स्प्रिंगों में क्या होगा? हर जगह स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? सेम, ठीक है ना। सेम एवरीवेयर, हर जगह पे सेम होगा। क्यों होगा सेम?
क्यों होगा सेम? मैंने जैसे कोई टुकड़ा लिया, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया मैंने जॉइंट के पास में, इधर वाली स्प्रिंग भी आ गई उसमें, इधर वाली भी आ गई। मैंने इसका एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम इस टुकड़े का। तो टुकड़े पे ये वाली स्प्रिंग क्या करे, मान लिया खींची हुई है, दोनों खींची हुई है, तो पुलिंग टाइप का फोर्स होगा। तो ये वाला टुकड़ा इधर खींच रहा है, ये वाला टुकड़ा इधर खींच रहा है। माना कि फोर्सेज अलग अलग है, मैंने तो ये मान के कर रहा हूँ मैं, ये F1 है, ये कितना है F2 है, ठीक है। तो लेकिन इसका मास क्या है टुकड़े का? 0। अरे मास क्या है? 0। अब मास 0 है तो एक्सेलरेशन आएगा क्या? अरे एक्सेलरेशन F/m। तो मास ही नहीं है तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे? F1 माइनस F2 इक्वल्स टू ma। अब ये है ही नहीं, मासलेस है, तो F1 बराबर F2 ही तो बोलोगे, बोलो। तो इस ये आता है, जेई में आए हुए हैं सवाल, गलत कर देते हैं लोग इनको। पूरी स्प्रिंग में 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, 10 स्प्रिंग मासलेस जुड़ी हुई है, हर स्प्रिंग में फोर्स क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यहाँ स्प्रिंग फोर्स कितना है? वही है जो यहाँ है, जो यहाँ है, हर जगह पे क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। दिमाग में बिठा के रखिए इस बात को, क्योंकि स्प्रिंग कैसी है? मासलेस है, ठीक है, मासलेस है। नेक्स्ट लिखिए, स्प्रिंग का कोई एंड अगर फ्री है तो स्प्रिंग का कोई एंड अगर फ्री है तो स्प्रिंग का कोई एंड अगर फ्री है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा भाई? बोलो। 0 होगा ना? 0 होगा। और एक एंड फ्री है, ये स्प्रिंग है, ये एंड फ्री है इसका, इस पे आपने ब्लॉक लगाया और खींचे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, क्योंकि इधर मास नहीं है। एफबीडी बना दो आप, तो इधर का फोर्स, एक एंड पे फोर्स क्या हो गया? 0। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अभी तो बनाया ही है वो, तो F1 होगा, उतना ही तो F2 होगा। अरे कोई भी टुकड़ा कंसीडर कीजिए स्प्रिंग का, तो राइट में जितना फोर्स उतना लेफ्ट वाला 0, तो राइट वाला भी क्या होने वाला है? 0, क्योंकि कैसी है? मासलेस है। जेई में एक बार सवाल दे दिया कि मासलेस ऑब्जेक्ट से स्प्रिंग दौड़ा दी, और बोला बताओ एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंड पे क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अब आप दौड़ा रहे हो तो क्या आएगा? ये M1 है, ये M2 है, मासलेस ही है, चाहे स्प्रिंग भले ही खुद, तो फोर्स तो पूरे में क्या रहेगा? सेम रहे, लेकिन फोर्स होगा। तो फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? स्प्रिंग के दोनों एंड किसी इनर्शियल सपोर्ट से क्या होना चाहिए? रिजिड सपोर्ट से जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। लिख दीजिए इस बात को भी, इस बात को भी लिख दीजिए। क्या लिखोगे? कि टू डेवलप फोर्स बोथ एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड विद इनर्शियल सपोर्ट्स। To develop force, both ends of spring must be connected with some inertial supports. ठीक है, क्लियर है बात? वापिस आएंगे अपन, स्प्रिंग की बातें अभी बाकी हैं। ये स्प्रिंग फोर्स की एक बेसिक बात की है, स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन और कटिंग ऑफ स्प्रिंग वापिस लेंगे अपन आकर के, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फोर्सेस की हमने बात कर ली। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोज की बात कर ली हमने। कोज कौन था? फोर्स। अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इफेक्ट क्या पढ़ने वाला है? इफेक्ट के लिए 2 रूल दिए न्यूटन ने। एक कोज का था, थर्ड फोर्स। अब फोर्स जब लगेगा तो क्या आएगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसके लिए बातें की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है, कोई बॉडी कैसे है?
रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, ठीक है। रेस्ट में है तो उसकी स्पीड 0 है। इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई बॉडी रेस्ट में है, स्पीड उसकी क्या है, 0 है। इक्विलिब्रियम की बातें अभी करेंगे, 1 मिनट रुक जाते हैं। कोई बॉडी रेस्ट में है और ये कोई बॉडी है जो किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एम मास। ये एम मास क्या है, रेस्ट में है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि रेस्ट वाली रेस्ट में ही बनी रहेगी जब तक कि इसके कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लगाया जाए। चल रही है वो चलती रहेगी, वो इसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर क्या ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लगा जाए। नेट फोर्स, फोर्स ही नहीं, नेट फोर्स। आपने कहा कि इधर से लगा दिया मैंने 2 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स, तो चलेगी क्या ये बॉडी? एक साथ दोनों लगा दिए तो नहीं चलेगी। नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स। और हमने क्या कहा कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, देन वो बॉडी कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहने वाली है। अब इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप का होता है बोलने में। ये वाला क्या है, जो रेस्ट में है और इस पर कितनी फोर्स आप लगा दो जब तक नेट फोर्स नहीं आएगा नहीं चलेगी। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये बॉडी चल रही है, इस चलती हुई बॉडी, एक कार चल रही है 60 की स्पीड से, तो उस पर इंजन उसको पावर दे रहा है, फोर्स लगा रहा है आगे की ओर, और फ्रिक्शन वगैरह, एयर ड्रैग वगैरह किधर लग रहे हैं, पीछे की ओर। और उसकी स्पीड क्या बनी हुई है, उस कार की स्पीड क्या बनी हुई है, हैं? ये कार चल रही है, इसकी स्पीड क्या बनी हुई है, v कांस्टेंट है। तो इस पे क्या लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर, एयर ड्रैग वगैरह लग रहा है, हवाएं क्रॉस कर रही हैं तो पीछे की ओर। और इंजन पावर किधर दे रहा है, आगे की ओर दे रहा है, फोर्स दे रहा है। नेट फोर्स अभी भी 0 बना हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से कार चल रही है, 60 की स्पीड से कार लगातार चलती चली जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी चल रही है तो भी इक्विलिब्रियम होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाए तो आप क्या समझोगे कि उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। इक्विलिब्रियम तभी होगा चाहे वो रेस्ट में है, चाहे बॉडी चल रही है। वर्ड आ गया इक्विलिब्रियम तो आप तुरंत समझ जाओगे कि नेट फोर्सेज क्या हैं उसके ऊपर, 0 हैं। रुकी हुई बॉडी पे भी नेट फोर्स 0 हो सकते हैं और चलती हुई बॉडी पे भी नेट फोर्स क्या हो सकते हैं, 0। कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और रुकी हुई है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ही, रुकी हुई अवस्था में जो है वो। समझ में आई बात? ये है। तो जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहने वाली है। यही फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें इनर्ट रहने की प्रॉपर्टी है। इनर्ट, इनर्ट का क्या मतलब है, इनर्ट का क्या मतलब है, इनर्ट का मतलब क्या है, इनर्ट का मतलब होता है शिथिल रहना, जैसा है। साइकोलॉजी में इसको या फिलॉसफी में इसको क्या कहा जाता है कि जो जैसा है, आदमी के लिए यूज किया गया इनर्ट वर्ड, कि इनर्ट है वो। इनर्ट का मतलब कुछ करना नहीं चाह रहा है, जैसा है वैसा है, चल रहा है वैसा चल रहा है, उसमें कुछ करने की इच्छा, तमन्ना और उमंग, उत्साह नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है। तो ये भी क्या है, इनर्ट रहती है सभी बॉडियाँ, सभी बॉडीज इनर्ट रहती है। ये क्या है, जैसी है वैसी। रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहना चाहती है, ये चल रही है तो चल रही है तो उसी स्पीड से चलना चाहती है, जिधर चल रही है उधर ही चलते रहना चाहती है। तो इसी प्रॉपर्टी का कहा जाता है इनर्शिया कहा जाता है। इनर्ट प्रॉपर्टी है, इसी को नाम क्या दे दिया गया, लॉ ऑफ इनर्शिया दे दिया गया। जब तक किसी बॉडी पे को धकेलोगे नहीं, कोई बाहर से आके पुश नहीं करेगा, कोई धक्का नहीं देगा या पुल नहीं करेगा, फोर्स किस तरीके से लग सकता है, या तो पुल से लग सकता है या पुश करके लग सकता है। तो जब तक कोई पुल या पुश नहीं करने वाला है तब तक जो बॉडी है वो वैसी ही रहना चाहती है, अपनी उसी स्टेट को बरकरार बनाए रखना चाहती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ कहा जाता है। लिखिए, लिख दीजिए इसको। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest or moving with some constant velocity, or moving, velocity वर्ड का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, है ना, नहीं तो मैं स्पीड बोलता। if a body is at rest or moving with some constant velocity, ब्रैकेट में लिख दो स्टेट ऑफ मोशन,
स्टेट ऑफ मोशन, ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, या तो रेस्ट में है या क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है। इट कीप्स ऑन डूइंग दैट, इट कीप्स ऑन डूइंग दैट until an external force acts on it, until an external force acts on it। अरे जो ऐसी है वैसे ही रहना चाहती है उसी स्टेट में, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। फर्स्ट लॉ सजेस्ट दैट, चेंज करके लिखिए पैराग्राफ, फर्स्ट लॉ सजेस्ट दैट the change in state of motion, change in state of motion को हम क्या कहेंगे, इफेक्ट। अरे चेंज आ गया तो इफेक्ट आ गया ना, उस पर ब्रैकेट में लिख दो इफेक्ट। इफेक्ट विल कम इफ एनी फोर्स ब्रैकेट में लिखो, फोर्स को क्या लिखोगे, कोज, कारण, चेंज करने वाला, एनी फोर्स, कोज इज एक्टेड अपॉन, this effect is mathematically studied as acceleration। ठीक है, वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सीलरेशन। इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट का नाम क्या दिया गया भैया, एक्सीलरेशन। किस रूप में प्रकट होने वाला है इफेक्ट, एक्सीलरेशन की फॉर्म में प्रकट होने वाला है। कोज कौन था, फोर्स। तो कोज जो है हम कह सकते हैं जनरेट्स इफेक्ट, कोज इफेक्ट को जनरेट करता है, या मैं कहूं फोर्स जनरेट्स एक्सेलरेशन, एक ही तो बात है। फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी में, नहीं तो जैसी है वैसी रहने वाली, इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, चल रही है तो उसी कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली है, रुकी हुई है तो रुकी हुई है। समझ में आई बात। कोज होगा तो अब हम आगे सारी बातें किस फॉर्म में करने वाले हैं, कोज और इफेक्ट की फॉर्म में करने वाले हैं। कि कोज होगा, कोज को अलग एनालाइज करेंगे और किसको, इफेक्ट को अलग एनालाइज करेंगे। कोज और इफेक्ट की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं हम सारे चैप्टर को आगे। ठीक है, फोर्स से कोज आएगा, इफेक्ट की फॉर्म में क्या दिखेगा हमें, एक्सीलरेशन दिखेगा, इफेक्ट की फॉर्म में एक्सीलरेशन दिखने वाला है हमें। ठीक है बात। कुछ बातें लिख लीजिए यहां। पहली बात, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, कि कौन देख रहा है। अरे समझे क्या, कि ये किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन देख रहा है, वो तो लग रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा वेट जो है वो जितना लग रहा है ज़मीन के ऊपर वो तो लग रहा है, वो आप देख रहे हो या कोई एलिवेटर में चलता हुआ आदमी देख रहा है या कोई उड़ता हुआ आदमी देख रहा है, उससे थोड़ी बदल जाएगा। जितना वेट लगा रहा हूँ उतना ही लगेगा ना, वो देखने से बदल जाएगा क्या ऑब्जर्वर से, कि आप देख रहे हो या उड़ता हुआ आदमी देख रहा है, एलिवेटर में चलता हुआ आदमी देख रहा है, गिरता हुआ आदमी देख रहा है, लेट के देख रहा है, उछल के देख रहा है, कुछ उससे थोड़ी बदल जाएगा। अरे समझे, मैं 1000 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा हूँ तो कितना लगा रहा हूँ, 1000 न्यूटन का ही लगा रहा हूँ नीचे की ओर। इफ़ माई मास इज 100 kg,
ठीक है। तो जितना वेट होगा उतना क्या होगा, उतना ही रहने वाला है, वो ऑब्जर्वर से चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इफेक्ट जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो किससे चेंज हो सकता है, ऑब्जर्वर से चेंज हो सकता है। इफेक्ट तो, इफेक्ट क्या है, फीलिंग है, इफेक्ट तो फीलिंग है, एक्सेलरेशन तो चेंज हो सकता है। ऑब्जर्वर तो चलता नहीं है, हम कहते हैं वैसे भी ऑब्जर्वर चलता नहीं है। अरे बताई थी ना बात, ऑब्जर्वर नहीं चलता है, ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। हम ऑब्जर्वर हैं तो हम बड़े हुए, तो हमने ये नहीं कहा हम बड़े हो गए, हमने कहा कि मम्मी कपड़े छोटे हो गए, जबकि हुए तो हम बड़े थे, कपड़े थोड़ी छोटे हुए थे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम कहेंगे, पूछेंगे यात्री से, भैया दिल्ली वाला स्टेशन आ गया क्या, जबकि दिल्ली थोड़ी आ रही है हमारे पास चल के। या कोई सो रहे हैं हम ट्रेन के अंदर और उठा के, भाई साहब आप दिल्ली का कहा, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, वो बोलेगा मारवाड़ी में, दिल्ली आ गई भाई उठ जाओ। तो दिल्ली थोड़ी आ गई आपके पास चल के, आप वहाँ गए हो, लेकिन ऑब्जर्वर नेवर मूव्स, ऑब्जर्वर की फीलिंग में वो कभी भी चलता नहीं है। तो एक्सेलरेशन पे इफेक्ट बदल सकता है, इफेक्ट बदल सकता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई चीज़ मेरी तरफ चल के आ रही है 10 के एक्सेलरेशन से, और मैं उसकी तरफ 2 के एक्सेलरेशन चलने लग गया, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 12 का हो गया। मेरे को ऐसे लगा वो 12 के एक्सेलरेशन से आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे ही तो फील आएगा। अब जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं तो पेड़ पौधे किधर जा रहे होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि पीछे जा थोड़ी रहे हैं पीछे। तो इफेक्ट बदल सकता है लेकिन कोज नहीं बदलता। अब ये बड़े टसल वाली बात हो गई कि सर इफेक्ट बदल सकता है, कोज नहीं बदल सकता, और कोज से ही तो इफेक्ट आता है। आप ये भी कह रहे हो कोज से क्या आ रहा है, कोज जनरेट्स इफेक्ट। आप कह रहे हो कोज जो है, फोर्स जो डिपेंड नहीं करता ऑब्जर्वर पे, कौन देख रहा है, इफेक्ट डिपेंड करता है। करते हैं इसकी बातें आगे, लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्सेलरेशन और इफेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन और इफेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है। अब आप कहोगे सर हम चलते तो ऑब्जर्वर नेवर मूव्स, हम चलते हुए दिख रहे हैं। अरे ये हमारी ट्रेनिंग है, हमें बताया गया है कि हम चल रहे हैं, ये हमें ट्रेनिंग दी गई है कि हमें बताया गया है कि हम यहाँ चल रहे हैं। अभी हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी की स्क्रीन चल रही होती है क्या, लेकिन उसमें पहाड़, नदी, नाले सब आपको चलते हैं, आपको फीलिंग आ रही है कि बह रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, हीरोइन भाग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ दिखता है आपको। तो वो आपकी फीलिंग, आपको ट्रेन किया गया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। रियल में क्या है, रियल में तो टीवी पड़ा है और उसके ऊपर स्क्रीन दिख रही हैं आपको, चल थोड़ी रहे हैं वो वास्तव में, लेकिन आपको ट्रेन किया गया। ट्रेनिंग का खेल बड़ा खतरनाक है, ट्रेनिंग का खेल बड़ा खतरनाक है। अभी बताता हूँ, ट्रेनिंग का खेल बताता हूँ आपको कि ये बताइए कि आदमी का सिर ले लिया मैंने 10 बाई 10 सेंटीमीटर का, मान लूँ 10 सेंटीमीटर के डायमीटर का, ठीक है। तो उसका एरिया बताओ, 10 बाई 10 या कितना हो जाएगा, 10 बाई 10 का 100 ले लेता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं अपन। अरे सिर का एरिया लगभग अप्रोक्सीमेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है कि नहीं, हाँ। तो सिर के ऊपर उसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वजह से जो प्रेशर आया उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो F=P। तो कितना 10⁵ इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ कर देंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना है आंसर, 10⁻³ न्यूटन। 10⁻³ न्यूटन का मतलब कितना, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का मतलब कितना, कितने किलो, 10 हटा दूँ 100 kg। तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से लगातार कितना फोर्स फील कर रहे हैं हम 100 किलो का आदमी हर टाइम लेकर के घूम रहे हैं, पता है क्या सिर पे, अरे पता है क्या, बोलो है कि नहीं भाई, 100 का नहीं तो 95 होगा, 105 होगा, अप्रोक्सीमेट डाटा तो यही है। तो हम लगभग 100 किलो का आदमी एनी टाइम उठाए भाग रहे हैं, भाग भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, 100 किलो का एक्स्ट्रा। लेकिन ये किसका आदत हो गई, हमें इसकी क्या हो गई, आदत हो गई। आदत का खेल बुरा होता है, हैबिट की बात होती है। इसकी आदत हो गई, हम 100 kg लेके घूम रहे हैं, कोई फील ही नहीं आ रहा। अब आप कहोगे, कई ज्ञान बटोरने वाले कहेंगे सर ये तो बैलेंस हो जाता है, किससे बैलेंस हो जाता है, हैं किससे, हार्ट के प्रेशर से बैलेंस हो जाता है, अंदर से ब्लड प्रेशर से, हार्ट के प्रेशर से बैलेंस हो जाता है सर अंदर से। कि बाहर से आप 100 का लगा रहे हो तो अंदर से भी कितना लग रहा है, 100 का नेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसे 0 होता तो आपको लेटा देते हैं ज़मीन पे और ऊपर से 10 क्विंटल वज़न रख देते हैं,
है ना, 10 क्विंटल का वजन ऊपर से रख देते हैं और नीचे से आपके ऊपर से 10 क्विंटल का लगेगा तो नीचे से नॉर्मल भी कितना आने वाला है? अरे 10 क्विंटल के वेट के बराबर ही आने वाला है ना। 10 क्विंटल का वेट नीचे, 10 क्विंटल के वेट के बराबर का नॉर्मल ऊपर, तो कहेंगे नेट फोर्स तो क्या है, 0 ही है, पापड़ बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं? तो कैंसिल होने का खेल नहीं। आपको खड़ा कर दिया, 2 ट्रेन से बांध दिया, एक इधर और एक इधर, और दोनों खींच रही हैं, नेट फोर्स तो क्या है आप पे? 0। शरीर फट जाएगा बीच में, 2 जगह हो जाएगा, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 का मतलब ये नहीं होता, समझ गए बात को? लेकिन यहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फीलिंग, ये आदत की बात है, ठीक है। ये हैबिट बनी हुई है हमारी कि एनी टाइम हम, और ये सिर पे ही नहीं है, सिर पे ही नहीं लग रहा है इतना फोर्स, बाजू से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हाथ पे भी लग रहा है, सब जगह पे क्या लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन हमें आदत है, हैबिट बनी हुई है। आदत का खेल बड़ा तगड़ा होता है। अभी हम यहाँ रुके हुए हैं क्या? रुके हुए नहीं, हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, अभी बहुत तेज़ चल रहे हैं। अर्थ घूम रही है ना, अरे अर्थ घूम रही है हमारी, अर्थ जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में क्या कर लेगी? एक राउंड कंप्लीट कर लेगी। तो आप हमारी यहाँ की स्पीड निकालो, मान लीजिए कि आप इक्वेटर पे बैठे हो, यहाँ की स्पीड निकालो, तो v बराबर क्या निकलेगी? आर ओमेगा। अरे v इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है ना, और ओमेगा एंगुलर स्पीड कितनी होती है? निकाली जा सकती है। ओमेगा इक्वल टू कितनी? 2π/t। टी कितना? 24 आवर्स। अरे कैपिटल T 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अरे ये ना 86,400 आता है ये शायद, अरे आता है ना, जो भी आता है, ठीक है। अब आर, तो v कितना निकल के आता है आपका? v कितना निकल के आता है? 6400 किलोमीटर में रख लें, तो 2π/24, ठीक है, आवर्स में रख लिए, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, जो गाड़ियों की रफ्तार आती है। तो कितना आया लगभग? अरे कितना है लगभग? हैं? 530 ही थोड़ी आएगा टोटल ये, हाँ? अब देख लेना अप्रोक्सीमेट जो भी है, कई हज़ारों में आएगा। 800 या 8000? 1800 के आसपास आएगा, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो 1800 के आसपास आ रहा है, तो 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम घूम रहे हैं कि नहीं, बताओ? अरे बताओ, ये आगे हम पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे, अरे पता है ना, तो 1800 की स्पीड से लगभग हम घूम रहे हैं। जो पहली बार 12th में है उस बच्चे को तो ये चीज़ नहीं ध्यान होगी कि क्या है आगे आएगी, लेकिन तुम तो समझ सकते हो इसको। तो हमारी अभी स्पीड 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं हम, पता है क्या आपको? तुम सोचो हम बैठे हैं, लेकिन खेल किसका है? आदत का। आदत का, पैदा ही हम इसी रफ्तार से घूमते हुए थे, यही हैबिट हमारी बनी हुई। हमें फील ही नहीं होता कि हम इस रफ्तार से घूम रहे हैं क्या, अर्थ पे चक्कर लगा रहे हैं क्या, ये हमारी स्पीड है, समझ रहे हो? तो हैबिट का खेल बुरा होता है, वो अलग चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम साइंस दैट please explain me whatever I am observing. अरे अभी हमने क्या देखा कि कोज होगा तो इफेक्ट आएगा, और कहा कि कोज जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता फोर्स। इफेक्ट जो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो लोचा हो जाएगा दोनों बातों में। अरे जिससे पैदा हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता, और जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो डिपेंड करता है, तो लोचा हो जाएगा, एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें तो समझा दो भैया क्या है, बात है कि क्या नहीं है। तो लिखिए इसी में लिखिए, कोज हमें लिखना नहीं, मतलब ये बात, कोज हमेशा क्या है, सबके लिए सेम होता है, लेकिन इफेक्ट सबके लिए क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। अरे किसी ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, तो इफेक्ट सबको एक ही दिखना चाहिए ना।
लेकिन हम यहाँ से खड़े खड़े देख रहे हैं तो कुछ अलग इफेक्ट दिखेगा, इसका एक्सीलरेशन कुछ अलग दिखेगा। एलिवेटर में देख रहे हैं तो कुछ अलग दिखेगा। हम कोई एक्सेलरेटेड कार के अंदर बैठे हैं तो ये कुछ अलग ही एक्सीलरेशन से चलता हुआ दिखेगा। तो इफेक्ट क्या आ रहे हैं? अलग अलग। कोज क्या है? सेम ही है। तो सेम ही चीज़ के अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सेम कोज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखिए न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ असफल है सब कुछ समझाने में। न्यूटन्स लॉ सब कुछ समझाने में क्या है? असफल है, सब कुछ नहीं समझा दे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं बैलेंस हूँ, मेरा वेट नीचे की ओर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन मेरे ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन कोई आदमी एलिवेटर के अंदर जा रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, एलिवेटर में जा रहा है, तो कोई आदमी एलिवेटर में जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। उसको मैं क्या देखूंगा? वो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? वो तो रेस्ट में है, खुद तो कहेगा मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं तो चलता नहीं हूँ। तो वो क्या कहेगा कि डांगी सर किधर जा रहे हैं? नीचे की ओर ज़मीन में धंसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब उसको कर दो एक्सप्लेन, न्यूटन कैसे करेगा? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा उसको न्यूटन एक्सप्लेन। ठीक है, तो न्यूटन लॉ सब कुछ एक्सप्लेन करने में सफल नहीं है। देखिए न्यूटन सेज माई लॉज आर वैलिड फॉर ए specific observer which is called inertial frame of reference. न्यूटन के लॉज किसके लिए वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। द होल मैकेनिक्स इज रॉन्ग from non-inertial reference frame. अरे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से क्या होगी? इस पूरी मैकेनिक्स गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अरे न्यूटन्स लॉ किस में लगेंगे? इनर्शियल फ्रेम में लगेंगे। और पूरी मैकेनिक्स किससे बनी हुई है? कल भी बताया था मैंने, न्यूटन्स लॉ से बनी हुई है। इसके बाद में कोई लॉ नहीं है पूरी मैकेनिक्स में, लॉ न्यूटन के ही हैं। इसके बाद तो हम वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वो उसके एप्लीकेशन ही पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। तो यदि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन गलत हो गए तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या हो गई? इसी से डेराइव हो रही है वो भी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी गलत हो गई, रोटेशनल डायनेमिक्स में आपका सारी चीज़ें क्या हो गई? पूरी मैकेनिक्स क्या हो गई? गलत हो गई। तो पूरी मैकेनिक्स कहाँ के लिए सही है? इनर्शियल फ्रेम के लिए ही सही है। अब मुद्दा यह है कि इनर्शियल फ्रेम किसे कहेंगे? तो एनी फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज जीरो, लिख दीजिए, एनी फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज जीरो या यूं लिख दीजिए कि एनी ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सेलरेशन, एनी ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सेलरेशन इज इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन क्या जीरो है वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसका एक्सेलरेशन जीरो है, किसका एक्सेलरेशन जीरो है? आप कहेंगे कि आप और हमारा एक्सेलरेशन एक दूसरे रिस्पेक्ट में, अभी तो क्या सवाल तो हो जाएंगे इस बात से, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो है क्या? अभी यहाँ नहीं है। अभी हम एक दूसरे रेस्ट में बैठे हैं तो हम एक दूसरे रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो क्या है? जीरो है। लेकिन कोई आदमी मून पे बैठा है, वो देख रहा है तो उसको तो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, घूमती हुई सर्कल में घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो एक्सेलरेशन तो है। अरे स्पीड भी है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो है। तो क्या है रेस्ट में? नथिंग इज इन रेस्ट एंड नथिंग इज इन मोशन। मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वर रेस्ट में है? सवाल तो हो जाएंगे।
तो न्यूटन ने कहा कि 2 गलती कर दो, और 2 गलती बराबर 9 गलती। 2 गलती कर दो, कोई गलती नहीं होगी। 2 गलती बराबर 9 गलती, न्यूटन ने ये कहा। 2 गलतियां आप कर दोगे तो कोई गलती आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। लिखिए, नो फ्रेम इज इनर्शियल, नो फ्रेम इज इनर्शियल, नो फ्रेम इज इनर्शियल, बट अज्यूमिंग अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम। अर्थ को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, तभी तो यहाँ का एक्सेलरेशन 0 मानते हैं हम खड़े हैं अपना एक्सेलरेशन जब सवालों को सोल्व करते हैं। नो फ्रेम इज इनर्शियल बट अज्यूमिंग अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम गिव्स करेक्ट आंसर gives correct answer because of 2 mistakes we have done. दो मिस्टेक का नहीं पता, इसलिए न्यूटन की बातें लागू हो जाएंगी। जैसे ये कोई एलिवेटर है और इस एलिवेटर में हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने एक कॉइन गिराया, फ्री छोड़ा, और ये एलिवेटर नीचे की ओर जा रहा है जी एक्सेलरेशन से। एलिवेटर पूरा बंद है, कोई विंडो नहीं है, अंदर से बंद है, और यही न्यूटन की दुनिया है अंदर की, ठीक है। तो ये बताओ कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये कॉइन जो गिराया है इसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी ना। अरे ये भी जी से गिर रहा है, कॉइन भी जी से गिर रहा है, आदमी भी उसके साथ जी से जा रहा है, तो इसको तो ये लगेगा ना ये चल ही नहीं रहा है। एलिवेटर पूरा क्या है? बंद पड़ा है, पूरा बंद है, उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा बाहर क्या हो रहा है। तो न तो उस आदमी को ये मालूम है कि एलिवेटर चल रहा है नीचे की ओर, और एलिवेटर में खड़े आदमी को कहाँ मालूम होता है कि चल रहा है? वो तो हम अपना ज्ञान से निकालते हैं ना कि भैया यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो चल के ही आए हैं, हमें थोड़ी फीलिंग आती है कि एलिवेटर चल रहा है अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ न्यूटन से पूछा जाए कि ये क्यों रुका हुआ है कोई नहीं इसके सामने, तो न्यूटन ने कहा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा इसलिए रुका हुआ है। अरे न्यूटन को न तो ये मालूम कि नीचे की ओर ये ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नीचे की ओर चल रहा है, और न ही ये मालूम है कि अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। यही न्यूटन की दुनिया है। तो न्यूटन से पूछा कि ये क्यों रुका हुआ है, तो न्यूटन ने कहा अंदर बैठे बैठे कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं है। ये तो हमें मालूम है ना बाहर से कि फोर्स लगा हुआ है, अर्थ का फोर्स लगा हुआ है, वो खींच रहा है इसको, और ये एलिवेटर भी चल रहा है। मान लो कि न्यूटन बाहर की दुनिया में आया ही नहीं कभी, इसी दुनिया में घूम रहा है, तो उसको थोड़ी मालूम, उसको तो अर्थ दिखेगी नहीं, केबिन बंद है, और उसको तो वो फोर्स भी नहीं दिखेगा कभी, तो वो तो कहेगा कि ये तो क्या है? रेस्ट में है। तो इसने 2 गलतियाँ की। कौन सी गलतियाँ की? एक गलती की उसको ये नहीं मालूम कि ये एक्सेलरेट हो रहा है एलिवेटर नीचे की ओर। दूसरी गलती उसको ये नहीं मालूम कि ग्रेविटेशन फोर्स भी कोई फोर्स इस पर लगा हुआ है, तो उसने कहा इस पर कोई नेट फोर्स नहीं इसलिए रुका हुआ है। ठीक है, ऐसे ही समझिए इस बात को। ऐसी ही दुनिया बनाई कि ये सन है और इसके अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है इसके चारों, चक्कर लगा रही है। यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक के लिए न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन, अब सन इस ब्लॉक पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। न्यूटन ने कहा मेरे को तो नहीं मालूम सन लगा रहा है। हम लेते हैं क्या कभी सन का फोर्स? अरे सन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, हम लेते हैं क्या, कंसिडर करते हैं क्या? नहीं करते। न्यूटन का मालूम ही नहीं है सन लगा रहा है, उस दुनिया का मालूम ही नहीं। मैं तो धरती की दुनिया पे हूँ, केबिन की दुनिया में हूँ। दूसरी गलती कि हमें मालूम है कि अपने नॉलेज से मालूम है कि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। न्यूटन ने कहा मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो केबिन के डब्बे में बंद हूँ। तो इन दोनों 2 गलती कर दी। कौन कौन सी गलती कर दी? एक तो इसके फोर्स को शामिल नहीं किया और एक्सेलरेशन को शामिल नहीं किया। 2 गलती बराबर 9 गलती। कोई गलती नहीं है, मतलब आपके लॉज जो है, न्यूटन के लॉज जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसीलिए हम सन वगैरह का फोर्स यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं, और नहीं यहाँ का क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक वैसी बात है ना ये। इसीलिए अर्थ को हम क्या मान लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, क्योंकि बाहर के प्लानेट से वगैरह से फोर्सेस थोड़ी कंसीडर करते हैं हम कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कभी नहीं करते। ठीक है, तो हम तो इतनी दुनिया मानते हैं, अर्थ के ऊपर जो घटनाक्रम हो रहा है उसी को दुनिया मानते हैं, तो उसी को इनर्शियल फ्रेम कह दिया गया अर्थ को। रियल में कोई इनर्शियल फ्रेम है क्या धरती पे, या धरती पे क्या यूनिवर्स में? रियल में सभी फ्रेम्स कैसी हैं? नॉन इनर्शियल हैं। सभी फ्रेम्स कैसी हैं?
नॉन इनर्शियल है, कोई भी फ्रेम जो इनर्शियल नहीं है। लेकिन हम अर्थ को कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हमारे सवाल सही हो जाते हैं, न्यूटन ने कहा है ना। ये है बात, समझ में आई क्या बात है? हैं पक्का? चलो हेडिंग डाल दो न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अरे न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान से समझना। ये एक बॉडी है, ये अभी रेस्ट में है, इसकी स्पीड कितनी है? 0 है। और ये एक बॉडी है, इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है, ये चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो एक टर्म डिफाइन की गई न्यूटन सेकेंड लॉ को समझाने से पहले, मोमेंटम। क्या टर्म डिफाइन की गई? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? टर्म मोमेंटम कहा गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड की गई, P इक्वल्स टू mv। किसी बॉडी का मास m है, उसकी स्पीड v है, तो P इक्वल्स टू mv क्या कहलाया? उसका मोमेंटम कहलाया। कि m मास की बॉडी है, वो v स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम होगा। अरे समझे क्या? ये एक मोमेंटम की एक टर्म डिफाइन की गई, P इक्वल्स टू mv, मास टाइम्स वेलोसिटी। बोला क्यों डिफाइन की गई है, क्या ज़रूरी है? मास तो पहले से डिफाइन है, v पहले से डिफाइन, तो फिर ये नया मोमेंटम क्यों बना रहे हो? इसको मोमेंटम क्यों बना रहे हो? तो ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी स्पीड 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या है भाई? अभी ध्यान से समझना, इसका मोमेंटम क्या कहेंगे हम? 0 है। ये बॉडी का मास m है, स्पीड v है, तो इसका मोमेंटम कितना है? mv। या तो मोमेंटम 0 है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें अपन, या तो मोमेंटम क्या है? 0 है, या मोमेंटम क्या है? mv है। ये कब तक बना रहेगा? इनमें चेंज कब तक नहीं आएगा दोनों स्टेट में? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो लग गया तो क्या? कैलकुलेट तो करें। अरे साइंस में जब तक कैलकुलेट नहीं कर पाए तो मतलब क्या है? तो कैलकुलेट करें कि फोर्स लग गया तो क्या इफेक्ट आने वाला है, कितना आएगा, वो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, वो सेकंड लॉ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये क्वांटिटी डिफाइन की गई कि उसका मोमेंटम है P इक्वल्स टू mv, या मोमेंटम 0 है या कुछ है। ये मोमेंटम में चेंज कब आएगा? अरे इसका मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम mv है, इसमें बदलाव कब आएगा? जब कोई फोर्स लगेगा, कोई इन पे बाहर से आकर के कोई नेट फोर्स लगेगा, तभी तो बदलाव आने वाला है, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा इनके अंदर। तो वो जब आएगा तो हम कहेंगे मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा। मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम बदल रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। यही तो बात है, वो बेसिक। मोमेंटम नहीं बदल रहा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं मोमेंटम। अच्छा दूसरे तरीके से बताओ कि मोमेंटम बदलेगा तो क्या बदलेगा? मास तो बदलता नहीं है, क्या बदलने वाला है? वेलोसिटी बदलेगा। वेलोसिटी बदलने वाला है। तो वेलोसिटी बदलने से क्या बदलेगा? वेलोसिटी चेंज होने से क्या आता है? अरे वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी 0 है या तो वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, हम जानते हैं, अरे जानते हैं ना। और वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब क्या लगेगा इन पे? फोर्स लगेगा, कोई नेट फोर्स लगेगा, तब हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा। उसकी वजह से क्या आने वाला है? एक्सेलरेशन में चेंज, एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन पैदा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? इफेक्ट आया ना। कोज कौन है? फोर्स। तो फोर्स लगने से इफेक्ट पैदा होगा। तो अभी हम इसी बात पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करने वाले हैं। आगे चल करके हम मोमेंटम में चेंज, बहुत सारे पार्टिकल्स को जब हम आगे डील करेंगे तब ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी। इससे हमारी डीलिंग नहीं हो पाएगी सिर्फ एक्सेलरेशन से, सिर्फ वेलोसिटी चेंज से हम बात नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो हम पार्टिकल्स का मोमेंटम की बात कर रहे होंगे उस समय, कि नेट मोमेंटम पार्टिकल्स का क्या है, इनिशियल कुछ है, फाइनल कुछ है, चेंज हुआ है, फोर्स क्या है, समझ गए। आगे इसकी बातें करें। तो ये टर्म डिफाइन की गई। तो आप कह सकते हो कि फोर्स लगने की वजह से किस में बदलाव आ रहा है? मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। या दूसरे शब्दों में बोले तो किस में बदलाव आ रहा है? अरे मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी में बदलाव मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज होना या मोमेंटम में चेंज होना क्या है? एक ही बात है। तो हम कहेंगे कि फोर्स लग गया
तो उससे क्या पैदा हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। या मैं यूँ कहूँ कि एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ, जो इफेक्ट आया, एक्सेलरेशन दैट डिपेंड्स ऑन फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उतने ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा, यूँ कहें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को तो कुछ कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट को उल्टा लिख दिया गया, F इक्वल्स टू क्या लिखा, ma। अरे m क्या है, मास से सम कांस्टेंट है, यहाँ हम यूँ कहेंगे m क्या है, कांस्टेंट। अरे यहाँ कांस्टेंट 1/c कर दो, a इक्वल्स टू F/c, और उस c को मल्टीप्लाई 1/m कर दो, जो कोई कांस्टेंट c बना दो, a इक्वल्स टू CF, तो c क्या है, 1/m है। तो इन्होंने ऐसे लिख लिया F इक्वल्स टू ma। ये जो क्वांटिटी थी इसका नाम क्या दिया गया, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई इसका नाम दिया गया मास। मास यही है बस, और कुछ नहीं होता। मास यही है कि फोर्स जो है वो लगाने पे एक्सेलरेशन आता है किसी बॉडी में, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन उसके अलावा इस कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना एक्सेलरेशन आने वाला है। मैंने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक बॉडी में एक्सेलरेशन आया 5 का, और एक बॉडी में यही 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन कितने का डेवलप हुआ, 2 का। बताइए किसका मास ज़्यादा है, हैं? किसका मास ज़्यादा है, 2 वाले का ज़्यादा है ना, 5 kg है, और इसका कितना है, 2 kg है। समझ में आई क्या बात? तो यहाँ से देखिए, तो फोर्स तो मैंने 10 न्यूटन का लगाया दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, एक 5 से एक्सेलरेट हो गई, इफेक्ट अलग लगाया, तो फोर्स सेम लगाया, इफेक्ट अलग लगाया, तो इफेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। इफेक्ट मास पे डिपेंड, ये कैलकुलेटेबल हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। मास इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी जो बदलाव नहीं लाना चाहती, कोई बॉडी जो तेजी से बदलाव करना चाहती है अपने अंदर। अरे कोई बॉडी ज़्यादा इनर्ट है, कोई बॉडी थोड़ी कम इनर्ट है, तो ज़्यादा इनर्ट है मतलब बदलाव नहीं करना चाहती। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बदलाव कौन सी नहीं करना चाह रही इनमें, नीचे वाली कम बदलाव करना चाह रही है। इसका मतलब इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या है, इसका मास ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि मास इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। समझ गए? मास किसका रिप्रेजेंटेशन है, इनर्शिया, इनर्ट प्रॉपर्टी का, चेंज ना करने की जिद का परिचायक है कौन, मास। वैसे मास कुछ नहीं होता। अरे मास कुछ होता है क्या, फील करते हो क्या मास को, तुम पता है क्या मास, किसका मास ज़्यादा किसका मास कम, हम फील कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते फील। अरे ये तो यहाँ हम जो नीचे की ओर वेट लग रहा है हम कहते हैं mg, वो तो वेट है, वो तो mg पूरा वेट लग रहा है, फोर्स है, वो तो उसको फील हम कर पाते हैं, मास को हम फीलिंग नहीं कर पाते कभी भी। यदि ग्रेविटी नहीं होती तो हम स्पेस में चले जाएं तो बता पाओगे किस बॉडी का मास कितना है, हाँ नहीं बता पाओगे ना। फिर आप हाथी के बच्चे को भी हथेली पे खिला सकते हो, वहाँ टप्पा खिला खिला के, बोलो नहीं खिला सकते क्या, वेट ही नहीं है। तो मास का क्या मीनिंग है, मास का कोई मीनिंग है क्या, दिख रहा है क्या मास अब आपको कि वहाँ हाथी में कितना मास है, क्या है। तो मास की कोई फीलिंग नहीं होती, ध्यान रखना। फीलिंग जो हमें आती है वो किसकी आती है, वेट की आती है। मास सिर्फ इतना ही है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। अरे ठीक वैसे ही जैसे किसी की ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, कि कौन कितना ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी का कोई वो है क्या, दिखती है क्या आपको ऑनेस्टी, कि सर इसकी ऑनेस्टी है, देखो इसकी ऐसी है, लाल रंग की ऑनेस्टी है, नीले रंग की ऑनेस्टी है, इतने किलो की ऑनेस्टी है, कुछ दिखता है क्या। ऑनेस्टी है तो है, उसकी सिर्फ क्या ली जा सकती है, उसको देख मतलब महसूस किया जा सकता है कुछ है, लेकिन रियलिटी में उसकी कोई फीलिंग नहीं आती है। मैं ऑनेस्टी की फीलिंग आती है कि इसकी ऑनेस्टी ज़्यादा, इसकी कम है, सर मेरे को फीलिंग आई थी ऑनेस्टी की। तो वैसे मास की भी कोई फीलिंग नहीं होती है, समझ गए। मास इज सम कांस्टेंट। किसका परिचय है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया को, इनर्ट प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ कितनी शिथिल रहना चाहती है, अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहती है, वो चीज़ इनर्शिया है, और वो मास के प्रोपोर्शनल है, मतलब मास ही इनर्शिया है। मास जिसका ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा इनर्ट है। समझ में आई क्या बात? लिख दीजिए सेकेंड लॉ को, इन बातों को लिख दीजिए, मोमेंटम में लिख दीजिए पहले कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, it is a physical quantity which can be represented as P equals to mv, P equals to mv, जहाँ m क्या है, मास है, और v वेलोसिटी है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर है, वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन इसकी।
अब न्यूटन्स लॉ लिखिए। फॉर ए गिवन बॉडी और पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख दो पार्टिकल, द इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द कोज। इफेक्ट कौन है? एक्सीलरेशन है ना। द इफेक्ट एक्सीलरेशन भी है, इफेक्ट चेंज इन मोमेंटम भी है, अरे है ना। इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कोज। अरे इफेक्ट अलग अलग आएगा, कोज सेम लगाया तो भी अलग अलग आएगा। जैसे आईक्यू होता है, आईक्यू हर बच्चे का अलग अलग होता है। मैं सबको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, कोई बच्चे की रैंक कुछ आएगी, कोई बच्चे की रैंक कुछ आएगी। सबका आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वालिटी अलग अलग है, इफेक्ट अलग अलग आएगा। कोज क्या है सबका? सेम। तो सेम कोज लगाने पे भी इफेक्ट क्या आता है? अलग अलग आता है। कोज सब ने एफ लगाया, इफेक्ट क्या आया? ए आया। वो अलग अलग बॉडी के लिए क्या आ रहा है? अलग अलग निकल के आ रहा है। ठीक है, ये है प्रोपोर्शनल टू कोज। तो लिख दीजिए, फॉर ए गिवन बॉडी ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ और एफ इक्वल्स टू एम ए, और एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एम इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर एम इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is inherent property of body, which is inherent property of body, ठीक है। which shows inertia in Newton's second law, which shows inertia in Newton's second law। किसको बताता है? इनर्शिया को बताता है। समझ में आई बात? अलग अलग हमें क्या चाहिएगा? आपको कहा कि एक्सेलरेशन जो हो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। लेकिन आपने सेम कोज लगाया, इसको क्या बोलते हैं हम? कोज। और इसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट, जो आया फोर्स लगाने पे। तो एक्सेलरेशन लगाने पे फोर्स जनरेट हुआ, लेकिन क्या से अलग अलग बॉडीज पे सेम फोर्स लगाएंगे तो क्या सेम एक्सेलरेशन आएगा? अलग अलग आएगा, अलग अलग बॉडीज पे। लेकिन सेम ही बॉडी पे, एक ही बॉडी है, उस पे वही फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या आने वाला है? वही आने वाला है। लेकिन एक बॉडी छोटी है, एक बड़ी है साइज में, उसी मटेरियल की बनी हुई है, तो उस पर हमने एफ फोर्स लगाया, इस पर भी हमने एफ फोर्स लगाया। क्या दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलने वाली है? नहीं। वो डिसाइड कौन करने वाला है? मास, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उस बॉडी की, वही उस चीज़ को डिसाइड करने वाला है। इसी न्यूटन सेकेंड लॉ को मोमेंटम की फॉर्म में भी दिया जाता है। मैंने बताया आपको कि रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है, और चल रही है तो एम मास की बॉडी है, v स्पीड से चल रही है तो उसका मोमेंटम p बराबर mv है। लेकिन जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि आपने फोर्स लगा दिया तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया। यही तो कह रहे हो आप। तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया तो मोमेंटम आ गया। तो इसी को क्या लिखा जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, और एफ इक्वल्स टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स आएगा, ठीक है। इसी से बन जाएगा ये। F इक्वल्स टू एम ए से बनाना चाहोगे तो F इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए को क्या लिखते हैं हम? dv बाई dt। अरे पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में। तो F इक्वल्स टू d बाई dt इंटू वी, एम वी, एम को अंदर ले लिया, और एम वी को क्या कहा जाता है? P। तो F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। लेकिन इसको कई पार्टिकल सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे तब आगे इसको यूज़ करने में बहुत बेहतरीन चीज़ बनने वाली है। F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, बात वही है।
कहना का तरीके दो हैं बस भाई। फोर्स लगाने पे इफेक्ट आएगा या तो वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में आएगा, मोमेंटम चेंज की फॉर्म में दिखेगा आपको जब हम मेजरमेंट कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं हम। तीनों लॉज ख़त्म हो गए। अब हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे, कल से सवाल करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब सवाल ही बचे अपने पास। लॉ तो तीन ही है, चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीनों लॉज खत्म हो गए तो चैप्टर खत्म हो गया। कहने को तो चैप्टर खत्म है भैया। तीनों लॉज हैं, तीनों लॉज समझा दिए मैंने आपको, पूरी डिटेल से समझा दिए और चैप्टर खत्म है। करिए सवाल, लेकिन उनको करने के लिए हमें कुछ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हम समझेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, अभी आगे। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। थैंक यू।